हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को बेटा हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे पिछला लेक्चर छोड़ा था, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्योंकि आगे आने वाली ऑर्गेनल्स यहीं से हमारी निकलेंगी, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से ही। तो एक बार फटाफट से पिछले वीडियो लेक्चर का एकदम लास्ट का पोर्शन रिवाइज करते हुए हम आज की ऑर्गेनल्स कंप्लीट करेंगे। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बेटा ऑर्गेनल्स को का वो सिस्टम है, वो ग्रुप है जो ऑर्गेनल्स आपस में मिलकर कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और क्यों इनको एंडोमेम्ब्रेनस बोला जाता है? क्योंकि इस पे मिलने वाली सारी ऑर्गेनल्स के पास एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये वो ऑर्गेनल्स हैं जिन पे सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके साथ साथ ये क्या करती हैं? अपनी कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। और वो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था? तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि लेट से ये आपका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, तो पूरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूअस होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही जो है आगे जाके एक ऑर्गेनल बना रही है, जिस ऑर्गेनल का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपको एक ऑर्गेनल दिखती है जो हमेशा न्यूक्लियस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेगी, क्लोज आसपास ही मिलेगी हमेशा। ये ऑर्गेनल कुछ ऐसी दिखती है कि कटोरी में कटोरी दिख रही हो और ये आपस में कनेक्टेड भी होती है ऑर्गेनल। याद आ गया होगा, इसको बोलते हैं हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। और ये हो गई लेट से क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रिवाइज करते हुए मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो यहाँ पे लेट से प्रोटीन बनाता है या फिर लिपिड बनाता है। ये प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई और अच्छे से पैक करने का काम गोल्जी एपरेटस का है। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर भेजने पड़ते हैं इन प्रोटीन्स के या लिपिड्स के, किसकी तरफ? गोल्जी एपरेटस की तरफ। ये पैकेट्स को हम बोलते हैं बेटा वेसिकल्स। वेसिकल्स, क्या बोलते हैं इन पैकेट्स को? वेसिकल्स। और ये वेसिकल्स जाके फ्यूज हो जाते हैं किसके साथ? गोल्जी एपरेटस के साथ। और फिर ये प्रोटीन्स या लिपिड्स मूव करते हैं गोल्जी एपरेटस की एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ। और यहाँ पे अंदर ही इनका मॉडिफिकेशन भी हो जाता है कि अगर ये प्रोटीन थे तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा। कैसे टाइप का मॉडिफिकेशन? वो जब हम गोल्जी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये गोल्जी की दूसरी साइड से और अच्छे से पैक होकर और मॉडिफाई होके निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। तो सर ये वेसिकल्स और इन वेसिकल्स में फ़र्क क्या है? तो इन वेसिकल्स में और पिछले वाले वेसिकल्स में फ़र्क ये है कि गोल्जी एपरेटस से जब वेसिकल निकले तो इन वेसिकल्स में जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड है प्रोटीन, ठीक है। और इन वेसिकल्स की ज़रूरत या तो सेल के बाहर हो सकती है या फिर इन वेसिकल्स की ज़रूरत सेल के अंदर हो सकती है। अगर सेल के अंदर हो रही है तो ऐसे ही एक वेसिकल को आप लाइजोसोम बोलते हो। याद आ रहा है? और बाहर है तो ये वेसिकल जाकर क्या हो जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे और अपने कंटेंट को सेल के बाहर रिलीज कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आपको इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन दिख रहा है। इनको तभी बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्योंकि एनिमल में दिखता नहीं है, एनिमल सेल में आपको, लेकिन प्लांट सेल में एक और स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, विच इज कॉल्ड एज वैक्यूल, ठीक है। जो कि जब जरूरत नहीं होगी तो सब्सटेंसेस को उस वक्त के लिए मोमेंटेरीली अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये मैंने पिछली क्लास में बिल्कुल लास्ट के अंदर डिस्कस कर दिया था जाने से पहले। तो डेफिनेशन की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इन यूकैरियोटिक सेल दैट वर्क्स टुगेदर टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो ये मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ऑर्गेनल्स, जो इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन है। और इन ऑर्गेनल्स में कौन कौन काउंट होता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, वैक्यूल। और कौन कौन काउंट नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर एक्सक्लूडेड। पॉइंट टू बी नोटेड, ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का काम नहीं करते हैं या पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना अलग काम करता है अपने आप खुद से, क्लोरोप्लास्ट अपना खुद काम करता है, पेरोक्सिसोम अपना काम खुद करता है। इनका कोई भी लिंक नहीं है एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के
ऑर्गेनल्स है, बेसिकली कोऑर्डिनेटेड फंक्शन नहीं है, कहना ये चाह रहा हूँ, तो इनका फंक्शन इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है। और ये वाला जो डायग्राम था ये भी मैंने आपको बता दिया था कि एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन वही बात एक्सप्लेन कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल ट्रांसपोर्ट होंगे गोल्जी एपरेटस में, गोल्जी एपरेटस से आगे की तरफ मूव करेंगे और वेसिकल्स बनेंगे, या तो उनकी जरूरत सेल के बाहर होगी या सेल के अंदर होगी, और सेल के अंदर जरूरत पड़ने वाले एक का नाम है लाइसोसोम। तो कौन कौन से मेंबर हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के आपको समझ में आना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस और आपका लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये 4 ऑर्गेनल हैं विच आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके अलावा और कोई नहीं, इन चारों के पास ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके इनमें से एक एक का फंक्शन डिस्कस करते जाएंगे, एक एक को हम देखते जाएंगे ऑर्गेनल्स को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है। ये डायग्राम मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंपलर डायग्राम भी बनाता हूँ कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में, ठीक है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या होगा, अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही कंटिन्यूटी में आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा निकलता हुआ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, रेटिकुलेट मतलब वेब लाइक। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है, नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसकी जो आर्म होती है वो नेटवर्क लाइक पूरे सेल के अंदर फैली हुई है, इसलिए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म का ही रेटिकुलम स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें आपको 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है बेटा, ये साइटोप्लाज्म का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो घेर के रखता है। ठीक है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के दिखते हैं। एक तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनकी सरफेस पे आपको क्या दिखेगा, जिनकी सरफेस पे आपको दिखेगा राइबोसोम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने राइबोसोम बना दिए, तो इनकी सरफेस पे राइबोसोम दिखते हैं। जिनकी सरफेस पे आपको राइबोसोम दिखते हैं, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना या प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करना। समझ में आ गई। जबकि हम दूसरे वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं SER विच इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपकी एनसीईआरटी भी ऐसे ही दिखाती है। मैंने 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाया है, आपकी एनसीईआरटी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। तो आप देखो नेटवर्क जैसे इसके फ्लैप्स दिख रहे हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए हैं, और ऊपर से ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। जिनकी सरफेस पे आपको ये दिख रहे हैं बीडेड स्ट्रक्चर विच आर राइबोसोम, वो रफ हो गया, और जिस पे नहीं दिख रहे हैं वो स्मूथ हो गया। लेकिन दोनों के लिए एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है जो कि आपको याद रखनी है कि दोनों ही केस के अंदर ये जो आपको आर्म्स दिख रही हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये बहुत हद तक अपने अंदर साइटोप्लाज्म को घेर लेती है। मतलब आप ये बात इमेजिन करो कि इसकी आर्म के अंदर यहाँ पर जितना भी साइटोप्लाज्म गया, ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम घेर लेता है सेल का ये, राइट। तो इसके अंदर बेटा इसकी आर्म्स के बीच में, इसकी बाहों के बीच में जितना भी साइटोप्लाज्म आ गया, जितना भी साइटोप्लाज्म इसकी बाहों के बीच में आ गया, ठीक है, अंदर आ गया, उसको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म अब इसका हो गया। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन है अब वो ये अपने यूज के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए यूज करेगा, राइट। ये अब सेल का मतलब ये साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं बचा, इसीलिए ये इतने बड़े होते हैं कि साइटोप्लाज्म को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक तो जो इन्होंने अपने अंदर घेर लिया सेल का वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और जो बाहर बच गया उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो आप बेटा जिसको साइटोसोल बोलते हो ना, जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हो, एक्चुअल में वो कौन है, एक्चुअल में वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो कि अपने अंदर नहीं लिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, घेरा नहीं है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम साइटोसोल, उसी को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। लेकिन वो पोर्शन जो कि इनके अंदर जा चुका है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट।
मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर बेटा देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का जो साइटोप्लाज्म में दिखता है। इट डिवाइड्स द इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के अंदर के स्पेस को, वॉल्यूम को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक तो ल्यूमिनल और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। जो इसने घेर लिया वो ल्यूमिनल हो गया और जो बच गया वो कौन हो गया? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल को ही आप क्या बोल सकते हो? साइटोसोल। साइटोसोल, ये आपको बात याद रखनी है कि साइटोसोल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट को बोला जा सकता है। टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपीयरेंस की बात करेंगे तो राइबोसोम अटैच होंगे इनके आउटर सरफेस से, इसलिए रफ दिखते हैं। और स्मूथ की बात करेंगे तो स्मूथ सरफेस होता है, कोई राइबोसोम इनकी सरफेस पे अटैच नहीं दिखेगा। फंक्शन की बात करेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन का सिक्रीशन काम होता है किसका? आरईआर का, ठीक है। और यहाँ पे एसईआर की बात करेंगे तो लिपिड सिंथेसिस और लिपिड से बनने वाले हार्मोन जिनको हम स्टीरॉयडल हार्मोन कहते हैं, जैसे कि मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स की बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। बेसिकली जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स है, सेक्स स्टीरॉयड जिनको हम कहते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और आपके टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीरॉयडल हार्मोन्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरॉयडल हार्मोन्स? जो लिपिड के बने हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लिपिड के बने हुए हार्मोन्स जो हो गए आपके, वो क्या हो जाएंगे? स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। तो आरईआर का काम हो गया प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन को सिक्रीट करना, एसईआर का काम हो गया लिपिड सिंथेसिस और आपका स्टीरॉयडल हार्मोन बनाना, क्योंकि वो लिपिड के बने होते हैं, ठीक है। लोकेशन क्या हो गया? एक्सटेंसिवली कंटिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये मैंने बता दिया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो न्यूक्लियस की ही आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूटी में होते हैं, कुछ अलग से नहीं है। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो कंटिन्यू होकर आपको ईआर बना रही है, ठीक है। इसलिए ये चिपके हुए दिखेंगे हमेशा किसके साथ? आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। जबकि एसईआर की बात करें तो ये अलग अलग जगह पे मिल सकते हैं, ये न्यूक्लियस से चिपके हुए भी दिख सकते हैं और अलग अलग साइट्स पे भी मिलेंगे, लेकिन इनका मेजर काम होगा क्या? लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड को सिंथेसाइज करना या फिर स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाना, ठीक है। बाकी आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी ऑर्गेनल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूटी में रहती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें याद रखने वाली बात ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट वाली बात एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ किसको कहते हैं और ये क्या क्या बनाते हैं, वो बातें आपको याद रखनी है। बाकी 2 नंबर में टीचर डिफरेंसेस भी दे देते हैं, तो मैंने आपको लिखवाया है, ऐसा है कि आप बहुत आसानी से डिफरेंस लिख पाओगे। अगली ऑर्गेनल की बात करते हैं बेटा, गोल्जी एपरेटस। पहली बात तो ये कि सर इसका नाम गोल्जी रखा क्यों? क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सबसे पहले 1898 के अंदर, कैमिलो गोल्जी, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गोल्जी एपरेटस। इसको गोल्जी बॉडी भी बोला गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज। अगर मैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी का जनरलाइज स्ट्रक्चर देखूंगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके एक्चुअल में 2 फेसेस हैं। ये कटोरी में कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, राइट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि कटोरी में कटोरी पड़ी हुई है, और ये जो स्टैक्स हैं कटोरी के, हर एक कटोरी को हम कहते हैं क्या? सिस्टरने। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक करो, सिस्टरने। और ये जो सिस्टरने हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। और यहाँ पे गोल्जी एपरेटस की 2 सरफेसेस होती हैं। एक सरफेस आपको कन्वेक्स दिख रही होगी, चेक करो, दिस इज कॉन्वेक्स, और एक सरफेस आपको कॉनकेव दिख रही होगी। ध्यान से सुनना, एक हो गई कन्वेक्स सरफेस, एक हो गई कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है इसी को सिस फेस भी बोलते हैं, सिस, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। तो 3 नाम हैं, तीनों याद रखने पड़ेंगे, तीनों एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जबकि जो दूसरा फेस होता है कॉनकेव, इसी को बोला जाता है ट्रांस फेस, फेस FACE फेस, और इसी को बोलते हैं हम मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं से मैच्योर होके वेसिकल्स निकलते हैं। आपसे पूछा जाए इन दोनों में से किस फेस पे आकर वेसिकल फ्यूज करते हैं, तो आंसर इज वेसिकल फ्यूज करते हैं आपके सिस फेस से आके। और ये वेसिकल आ कहाँ से रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। और ये फ्यूज कहाँ से करते हैं? सिस फेस से, या फिर कन्वेक्स फेस से, या फिर फॉर्मिंग फेस से, सेम बात है, ठीक है। सिस तो नहीं भूलोगे आप, सिस और ट्रांस आपको, सॉरी, कन्वेक्स तो नहीं भूलोगे, कन्वेक्स और कॉनकेव आपको ऑलरेडी पता है। और फिर ये जो अंदर आपके लिपिड गए या प्रोटीन गए, ये मूव करते हैं सिस्टरने टू सिस्टरने टूवर्ड्स कनकेव फेज या फिर मैच्योरिंग फेज। और फिर मैच्योरिंग फेज से क्या निकलते हैं आपके? मैच्योर होकर प्रोटीन बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। और ऐसे ही एक वेसिकल को लाइसोसोम भी कहते हो आप। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखोगे तो ये वेसिकल फ्यूज हो रहा है और ये वेसिकल बन के निकल रहा है। तो ये हो गया सिस फेज
और ये हो गया ट्रांसफेज, या फिर फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? या कन्वेक्स या फिर कॉनकेव। चलो अब देख लेते हैं फटाफट। स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? कंपोज्ड ऑफ फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज व्हाट? दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्ने। याद रखना है, सिस्टर्ने पे क्वेश्चन आता है कि सिस्टर्ने किसको बोलते हैं। डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एनसीईआरटी में दी हुई है, याद रखनी है। स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, बेटा ये जो स्टैक्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दीज आर पैरेलल। जो इंटरसेक्ट ना करे उसको पैरेलल आप कह सकते हो। एंड सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कंसेंट्रिकली मतलब क्या हो गया कि ये जो सिस्टर्ने हैं ये ऐसी फील देंगे कि ये एक सर्कल का पार्ट है, जो सर्कल्स आपस में कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक बोले तो कॉमन सेंटर वाले सर्कल हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इनके अरेंजमेंट को कॉन्सेंट्रिक बोला। ठीक है, क्योंकि इनका सेम सेंटर दिखता है हमको कि इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर सेम होगा, तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होता है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, याद रखना है। और हमेशा ये नियर द न्यूक्लियस होते हैं, हमेशा न्यूक्लियस के पास दिखेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले ही प्रोटीन और लिपिड्स को तो ये मॉडिफाई करता है, तो इसका काम ही वहीं पर बनता है, इसलिए याद रखना है। और दूसरी बात याद रखनी है, इसका कन्वेक्स फेस हमेशा न्यूक्लियस की तरफ रहेगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ रहेगा, दोनों ही की तरफ है। ठीक है, और जो इसका कनकेव फेस होगा वो हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ रहेगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं इनके पास। सिस फेस, जिसको फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं, वो कन्वेक्स होता है, वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और ट्रांस फेस, जिसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं, वो कॉनकेव होता है, वही मैंने एक्सप्लेन किया। फंक्शन क्या है इसका? पैकेजिंग इसका मेन फंक्शन है बेटा, कि पैक करता है चीज़ों को, इसलिए इसको पैकेजिंग बॉडी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आपको याद आ रहा होगा सबसे पहले लेक्चर में मैंने सारी ऑर्गेनल्स की लिस्टिंग करा दी थी। ठीक है, सारी ऑर्गेनल्स की, कि सीपी ऑफ सेल किसको कहते हैं, मेन एरिना किसको बोलते हैं। ठीक है, और आपका पावर हाउस तो आपको ऑलरेडी पता है, सुसाइडल बैग्स किसको बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, और अगर इसकी बात करें बेटा तो वेसिकल्स में पैक करता है। वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूजेस विद विच फेज? सिस फेज। मूव टूवर्ड्स, और ये वेसिकल्स के अंदर का जो कंटेंट है वो ट्रांस फेज की तरफ मूव करेगा, और फिर वहाँ से इसकी प्रोसेसिंग और सिक्रीशन हो जाएगी। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन क्या क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज बाय ईआर आर मॉडिफाइड इन गोल्जी सिस्टर्ने, ये मॉडिफाई करता है उसको। और कैसे मॉडिफाई कर देगा इस प्रोटीन और लिपिड को? ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा प्रोटीन का, और लिपिड का बना देगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब सिंपल सी बात है, ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल अटैच कर दिया। इसका मतलब आया सिर्फ प्रोटीन था, इसने शुगर मॉलिक्यूल अटैच करके उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। आया सिर्फ लिपिड था, इसने ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच करके उसको मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि सेल को ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन भी चाहिए। तो देखो मॉडिफिकेशन का काम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड कहाँ बनते हैं। द क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आंसर विल बी लिपिड बनते हैं आपके एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिपिड सिंथेसिस होता है आपका गोल्जी एपरेटस में। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, उसके बाद बेटा एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल क्लोज एसोसिएशन में रहेंगे हमेशा। दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ताकि एफिशिएंट प्रोसेसिंग हो सके और ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो आपको गोल्जी एपरेटस एकदम अच्छे से समझ में आ गया। इसके सारे पॉइंट्स पे भर भर के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एकदम ढंग से सुन रहे हो लेक्चर को, नोट्स अपने ढंग से बना रहे हो, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक बारी पेंसिल लेके एनसीईआरटी जरूर रीड करना, क्योंकि आपकी आदत होनी चाहिए बेटा, है ना। आपकी स्टडी का हिस्सा होना चाहिए एनसीईआरटी रीड करना, एनसीईआरटी बायोलॉजी की स्पेशली। ठीक है, तो रीड जरूर करना एनसीईआरटी पेंसिल लेके, और कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आप अपने नोट्स ही रिवाइज करते रहना, आपका वैसे भी एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा इस टॉपिक से। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं बेटा लाइजोसोम के ऊपर। लाइजोसोम एज द नेम सजेस्ट, सुसाइडल बैग्स हम इनको बोलते थे, याद आ रही है आपको बात? इन्हीं को बोला जाता था सुसाइडल बैग्स। क्यों बोलते हैं इनको सुसाइडल बैग्स? क्योंकि जब भी सेल को मारना होता है, सेल को डाइजेस्ट करना होता है, या सेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया कभी, तो सेल अब खुद रप्चर करना चाहेगा अपने आप को, तो ये लाइजोसोम फटेंगे और पूरे सेल को ही निपटा देंगे। इसलिए इनको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, की फटेंगे तो सेल ही निपटा देंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा स्ट्रक्चर कैसा है इनका? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। तो वही मैं बता रहा हूँ, लाइजोसोम अपने आप में एक वेसिकल है, और ये अगर वेसिकल है तो बताओ इसके अंदर का कंटेंट किसने बनाया होगा? ईआर ने। इसको मॉडिफाई और पैक किसने किया होगा? गोल्जी ने। और इसकी जरूरत क्योंकि सेल के अंदर है, तो ये सेल के अंदर ही रह गया। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड एंड पैक्ड इन गोल्जी एपरेट बाय गोल्जी एपरेटस। ठीक है, इसको पैक किया और इसको फॉर्म मतलब इसकी ऊपर की मेम्ब्रेन इसको बनाई।
किसने? गोल्जी एपरेटस ने। याद रखना है आपको। फंक्शन क्या है बेटा? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम में बहुत रिच होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इस बैग में ऐसा क्या स्टोर है कि फटते ही सेल खत्म हो जाएगा? तो इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। इसमें वो एंजाइम प्रेजेंट है बेटा जो किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? प्रोटीन को। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटीएज बोलेंगे। देखो नाम के आगे एज लग गया मतलब तोड़ रहा है, तो प्रोटीएजेस प्रेजेंट होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेजेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट होगा उसको तोड़ देंगे। इसके अंदर बेटा लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं, लाइपेजेस। इसके अंदर बेटा न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियेजेस मतलब जो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। प्रोटीन भी तोड़ देंगे फटे तो, कार्बोहाइड्रेट भी तोड़ देंगे, लिपिड भी तोड़ देंगे, न्यूक्लिक एसिड भी तोड़ देंगे, तो सेल में बचा क्या? सेल इन्हीं चीज़ों को तो मिला के बना है। इन सबको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये पढ़ेंगे हम बेटा आने वाले चैप्टर में कि बायोमॉलिक्यूल्स किस किस को बोलते हैं। लेकिन बेटा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड सब आपने डाइजेस्ट कर दिया, सेल बचा ही नहीं। सेल खुद ही रप्चर कर जाएगा। मेम्ब्रेन भी रप्चर कर जाएगी क्योंकि आपने प्रोटीन और लिपिड तोड़ दिया, तो सब रप्चर कर जाएगा। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि इसमें खतरनाक वाले एंजाइम्स हैं। और एंजाइम भी कैसे हैं बेटा? एसिडिक हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो हैं ही, और इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को क्या बोला जाता है? एसिडिक हाइड्रोलेजेस। वाई दे आर कॉल्ड एज एसिडिक हाइड्रोलेजेस? क्योंकि दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। क्योंकि ये एक्टिव होते हैं कौन से पीएच पे? एसिडिक पीएच पे। ठीक है, इनको एक्टिव होने के लिए एसिडिक पीएच की जरूरत पड़ती है। और इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये केपेबल है डाइजेस्ट करने के लिए किस किस को? कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए दोनों आ जाते हैं, तो बचा ही नहीं सेल में कुछ, सेल ही निपट जाएगा पूरा। वही बोल रहे हैं, इसलिए सुसाइडल बैग बोला इसको। बाकी एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, बट आपको समझाने के लिए कि बेटा ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, मेम्ब्रेन हो गई और अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। और मेम्ब्रेन है तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन तो होंगे ही मेम्ब्रेन के ऊपर। तो दिस इज व्हाट आपका लाइसोसोम। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। चलो अब हम आ जाते हैं बेटा वैक्यूल के ऊपर। वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा, एक ऐसी ऑर्गेनल है जिसपे मेम्ब्रेन होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं वैक्यूल की मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट। और जो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोला जाता है सेल सैप। क्या बोलते हैं? सेल सैप। और जो वैक्यूल है इसी को बोला जाता है क्या? स्टोर हाउस ऑफ द सेल। याद आ रहा है? वैक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। तो क्यों बोला जाता है इसको स्टोर हाउस? क्योंकि सेल के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी जरूरत अभी सेल को नहीं है, वो मॉलिक्यूल कहाँ स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल इसके अंदर जाके, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो गोदाम जो हो गया, गोदाम, ठीक है, हमारे घर का स्टोर हाउस। जब जिस भी चीज़ की जरूरत नहीं होती है तो मम्मी कहती है जाके स्टोर हाउस में रखाओ। हो सकता है कल को जरूरत पड़ जाए, हो सकता है परसों जरूरत पड़ जाए, और कभी ना कभी जरूरत हो सकता है पड़ सकती है, इसलिए हम वहाँ पे स्टोर कर देते हैं उसको फेंकने की बजाय। तो स्टोर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसीलिए। कल को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन होगा क्या, इस बात को समझो, ठीक है। ये जो गोदाम है, ये जो स्टोर हाउस है, यहाँ पे बेटा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि अंदर पोटेशियम ज़्यादा है या कम है। अगर सेल में पोटेशियम की अभी ज़रूरत नहीं है और पोटेशियम सेल को स्टोर करना है तो वो स्टोर हाउस में फेंका ही जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है पोटेशियम बाहर ज़्यादा है कि अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आयंस भरे जा रहे हो, आप स्टोर हाउस के अंदर चीज़ें भरे जा रहे हो, आयंस भरे जा रहे हो, तो एट द एंड ये कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ जो आपके क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। और ये आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है कि जो वैक्यूल के अंदर सैप होता है, फ्लूइड होता है, वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, ठीक है, आयंस की, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आप कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कभी कभी क्या, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन चीज़ों को हाई कंसंट्रेशन पर भी पहुंचा रहे हो। और हमने पिछले लेक्चर में बात डिस्कस करी कि जब आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे चीज़ों को पहुंचाते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए पंप्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? वैक्यूल का। तो वैक्यूल सिंपल सा फंडा है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है बेटा, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होगा। इस फ्लूइड में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होगी? ज़्यादा के कम? ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीज़ें रखी जाती हैं इसके अंदर, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है जनरली, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं अब एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि मेम्ब्रेन बाउंड है,
ठीक है। दूसरी बात, इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल। तो इसके अंदर वाटर हो सकता है, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकता है और बाकी मटेरियल्स भी हो सकते हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे बेटा, तो बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। ठीक है, एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं जो कि क्या कहलाती हैं बेटा, टोनोप्लास्ट। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, इसके अलावा बेटा फंक्शन की बात करेंगे तो इन प्लांट सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वैक्यूल का होना, लेकिन प्लांट सेल के अंदर अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, इतना बड़ा हो सकता है ये वैक्यूल, क्योंकि प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इतना बड़ा हो सकता है कि प्लांट सेल का 90% अंदर का वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल ही रख रहा है अपने पास, बाकी 10% में बाकी चीज़ों को काम चलाना पड़ रहा है। इस वजह से न्यूक्लियस भी कोने पे शिफ्ट हो गया था, याद करो पिछली क्लास, कि इतना बड़ा होता है वैक्यूल कि न्यूक्लियस भी साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम जो है प्लांट सेल का, वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर सकता है। कैन ऑक्यूपाई, ये नहीं बोल रहा हूँ हमेशा 90% ही ऑक्यूपाई करेगा, बट अप टू 90% भी क्या कर सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, मतलब यहाँ पर प्रोटीन लगते हैं और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आप और आयंस भरे जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भरना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, याद रखना है। दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी लगे उसको हम एक्टिव बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल आर हाई, कंसंट्रेशन मटेरियल की बहुत हाई होती है इनसाइड द वैक्यूल देन दी साइटोप्लाज्म, ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, साइटोप्लाज्म से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी। उसके अलावा बेटा वैक्यूल और कहाँ दिखते हैं, अमीबा में आपने देखा बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, या फिर फूड वैक्यूल भी देखा होगा, अमीबा भी एक टाइप का प्रोटिस्टा है, बाकी प्रोटिस्टा में भी दिखता है फूड वैक्यूल। ठीक है, जो कि एनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल से बनता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में तब बनता है जब अमीबा को एक्सक्रीशन करनी हो। ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मिनरल बैलेंस बॉडी का या वाटर बैलेंस कंट्रोल करना हो। तो आपको ये जो है एग्जांपल्स एज इट इज स्टेटमेंट वाइज अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेने। ठीक है जी, अब हम देखते हैं बेटा क्या, अब हम देखते हैं आज की क्लास में आपके एमसीक्यूज, जो कि पिछली क्लास में भी कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से एमसीक्यू यहाँ पर हैं, और आज की क्लास के भी टॉपिक से एमसीक्यू यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हम फटाफट एक एक करके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। पहला एमसीक्यू बोल रहा है द सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ऐसी सेल ऑर्गेनल जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करती है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे राइबोसोम। ठीक है, सॉरी लाइजोसोम। ठीक है, क्या हो गया नाम, लाइजोसोम। चलो उसके बाद बेटा बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पॉइंट टू बी अंडरलाइन, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट अंडरलाइन करनी है। करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है, रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। सोडियम एंड पोटेशियम Na+ होगा ये, Na+ एंड K+ मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, अगर आप पिछली क्लास देखोगे तो मैंने वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव में जो डिफरेंशिएशन आपको लिखवा है एकदम बढ़िया सा, उस डिफरेंस के अंदर स्पेशली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम और पोटेशियम, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है। दूसरा आपका हो गया क्या, प्रोटीन मेक्स अप 60 to 70% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी गलत हो गया। 60-70% तो था ही नहीं कोई भी उसमें से, एक 52 था और एक 40 था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा आपको बोल रहा है लिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में अरेंज होते हैं विद पोलर हेड टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब इसके अकॉर्डिंगली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि लिपिड के अंदर जो बाइलेयर है, ये बात तो सच है, उसमें हेड एक दूसरे की तरफ होता है। ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। कैसा होता है, टेल एक दूसरे की तरफ होती हैं, तो ये वाला करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। आंसर मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है डी है, लेकिन फिर भी रीड करेंगे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सच लिखा हुआ है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट देखो जरा क्या लिखा है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल पूछ रहा है, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग द केमिकल एनर्जी, लाइट से रिलेटेड क्या काम है, कोई काम नहीं है गोल्जी एपरेटस का। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन में काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। उसके बाद एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनल, एनर्जी ट्रांसफर करता है, बिल्कुल नहीं। फोर्थ ऑप्शन ऑलरेडी मिल चुका है, बट फिर भी देखते हैं। इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, अब ये ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, सिंथेसिस की प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो पोस्ट मतलब बाद में, तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड,
ग्लाइकोसाइडेशन मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल चिपकाना लिपिड पे, और प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि आपके ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अगला देखो क्वेश्चन ऐसा ही आ गया, द इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, क्या हो गया बेटा आपका गोल्जी एपरेटस, टिक करो आगे बढ़ो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, इसमें से कौन सा एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट नहीं है? गोल्जी होता है, पेरोक्सिसोम नहीं होता है, वैक्यूल होता है, लाइसोसोम होता है, तो पेरोक्सिसोम आंसर मिल गया, टिक करो आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि सिस एंड ट्रांस फेजेस ऑफ गोल्जी बॉडी आर डैश एंड डैश, सिस फेज कौन सा होता है? तो याद करो बेटा, आपको ऐसा पढ़ाया गया, ठीक है, इस फेज को सिस बोलते थे और इस फेज को ट्रांस बोलते थे। अब खुद सोचो, सिस फेज कौन सा है? इज इट कन्वेक्स और कॉनकेव? कन्वेक्स। और ट्रांस फेज कैसा है? कॉनकेव। तो सिस एंड ट्रांस रिस्पेक्टिवली पूछ रहा है, तो सिस हो गया कॉन्वेक्स एंड ट्रांस हो गया कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ये दो, यही आंसर आपका हो गया। कॉनकेव कॉनकेव नहीं हो सकता है, कन्वेक्स कन्वेक्स नहीं हो सकता है, कॉनकेव सिस नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, याद रखना है, फर्स्ट हो गया ऑप्शन। उसके बाद विच साइड ऑफ द सेल डज ल्यूमिनल एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहाँ पे होता है? ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है? नहीं। ठीक है, ल्यूमिनल इनसाइड द ईआर होता है, बिल्कुल सही। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म होता है, बिल्कुल सही, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक कर लेते, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकता, और न्यूक्लियस भी नहीं हो सकता है, तो सेकंड आंसर हो गया हमारा कि इनसाइड ईआर हो गया ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जो कि घेर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और इसके बाहर वाला हो गया एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट विच इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करे, आपको बस क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं इस टॉपिक के, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगली क्लास में बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही यूज होने वाली हैं आपकी प्लांट फिजियोलॉजी में। माइटोकॉन्ड्रिया यूज होगा रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, और आपका जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो यूज होगा आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। तो इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी रहेगा। बाकी बेटा आज वाला वीडियो लेक्चर आपने पूरा देखा है होपफुली, और आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर मुझे बता देना ज़रूर। इन वीडियो लेक्चर्स को बेटा शेयर करते रहो, ठीक है, और आप मेरे को अपने रिव्यूज़ देते रहो कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बाकी अगली क्लास तक बेटा पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।